हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी से फर्स्ट चैप्टर जो कि रिमझिम बुक का है, राख की रस्सी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। राख की रस्सी। लॉन्पोगार तिब्बत के 32वें राजा सॉन्गवेसन गाम्पो के मंत्री थे। अब जो लॉन्पोगार है वो किसके मंत्री थे? सॉन्गवेसन गाम्पो के। ओके, वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। आपको पता है जो लॉन्पोगार थे वो इतने चालाक थे, इतने हाजिर जवाब थे कि वह काफ़ी दूर दूर तक फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। अब कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी। उनकी जो लाइफ है बड़ी ही स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छी सी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन जैसे ही उनका बेटा बड़ा होता जा रहा था तो उनके लिए टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? चलो पढ़ते हैं। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। जो उनका बेटा था ना वो काफ़ी ज़्यादा भोला था। देखो फादर कितने चालाक और हाजिर जवाब, लेकिन जो बेटा है वो कितना शांत और भोला है ना। तो इसलिए उनको टेंशन हो रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। जो लॉन्पोगार के जो बेटे थे ना उनको होशियारी ने टच भी नहीं किया था अभी तक। मतलब वो बिल्कुल सीधे स्वभाव के थे। लॉन्पोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लॉन्पोगार सोचते कि ये तो बड़ा ही सीधा है, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का काम कैसे चलेगा। एक दिन लॉन्पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि जो लॉन्पोगार होते हैं उन्होंने अपने बेटे को 100 जो दी भेड़ दी। ओके, और उन्हें बोला कि तुम इन्हें लेकर ना शहर में चले जाओ, लेकिन तुम इन्हें मारना भी मत और बेचना भी मत। लेकिन और तुम्हें क्या लेके आना है इनके साथ साथ 100 जौ के बोरे। जौ होता है ना उसके जो बोरे होते हैं तुम्हें वो भी लेकर आने हैं, ठीक है। और अगर तुमने इनको मारा या तुमने इनको बेचा तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, घर में नहीं एंट्री दूंगा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, मतलब मैं तुम्हें घुसने भी नहीं दूंगा। इतना कहकर जो उनके फादर होते हैं लॉन्पोगार, वह उन्हें कहाँ भेज देते हैं? शहर भेज देते हैं। लॉन्पोगार का बेटा शहर पहुँच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लॉन्पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ओके, अब हुआ क्या यहाँ पर, जो लॉन्पोगार के बेटे थे ना वो शहर पहुँच गए, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, क्योंकि बस वो तो 100 भेड़ लेकर आए थे, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं सड़क के किनारे पर और वहाँ पे बैठ के सोचने लगते हैं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे लेके जाऊँगा अब घर पे 100 बोरे जौ के, है ना। तो अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो किनारे पर बैठे हुए होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। तभी ना एक लड़की आती है सामने से और बोलती है कि आप इतने दुखी क्यों हो, उनसे पूछती है। तो लॉन्पोगार जो बेटा होता है उनको सारा का सारा अपना हाल सुना देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पापा ने बोला कि ये भेड़ है, इनको बेचना नहीं है, ये नहीं करना है ना। तो उनको पूरी स्टोरी वो सुना देता है। तो लड़की बोलती है मैं इसका सोल्यूशन निकाल देती हूँ, है ना। इतना कहकर जो लड़की होती है भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेचती है। अब लड़की क्या करती है, भेड़ों के बाल उतारती है और उनके जो बाल होते हैं उसको बेच देती है ना। जो रुपए मिलते हैं उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज देती है। और जो भेड़ों के बाल उतरे थे वो जो उन्होंने मार्केट में बेचे, उससे जो भी पैसा मिलता है वो उससे उस लड़के को देती है और बोलती है कि तुम इससे खरीद लो, और वापस उसको घर बेच देती है। उसको 100 बोरे भी मिल जाते हैं और भेड़े भी नहीं बेचता ना मारता, है ना।
लौनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब लौनपोगार को लग रहा था कि जो उसके बेटे को लौनपोगार के बेटे को लग रहा था कि मेरे पापा जो बड़े ही खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि उसके पापा ने कमरे से उठकर वो बाहर जाकर बैठ जाते हैं। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब हुआ क्या यहाँ पर, वो बोलते हैं दूसरे दिन, ठीक है, कि तुमने ना अच्छा नहीं किया इनके बालों को उतार के बेच के, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये। ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब वो बोलते कि तुम ना एक काम करो, अब दोबारा से इन भेड़ों को लेके जाओ और फिर से जौ के 100 बोरे लेकर आना। ठीक है। एक बार फिर लौनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा। वह लड़की आई, उसने उनसे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लौनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब देखो सेकंड टाइम क्या हुआ, लौनपो फिर उसी जगह पर जाके बैठ गया जहाँ पर उसको वो लड़की मिली थी, है ना। और वो लड़की को उसको लगा कि लड़की मेरी मदद करेगी और मदद करने ज़रूर आएगी। तो फिर वो लड़की आती है मदद करने के लिए, और इस बार वो अपनी पूरी बात बताता है कि अगर अब की बार भी ऐसा हो तो मेरे पापा मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो लड़की ने फिर से एक तरीका निकाला। लड़की ने क्या तरीका निकाला, उनके सींगों को काट दिया और उसको मार्केट में बेच आई, है ना। उससे जो भी पैसा आया उसने लौनपोगार के बेटे को दे दिया, और उसने लौनपोगार के बेटे को बोला कि तुम इससे जौ खरीद कर अपने घर चले जाना। ठीक है, तो उसने फिर एक बार ऐसा किया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लौनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लौनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। अब यहाँ पे क्या हुआ, भेड़ और जौ को जो भी इसके साथ कहानी हुई थी उसने सारी अपने फादर को सुनाई, है ना, लड़के ने। और लौनपोगार ने बोला कि लड़की से बोलो कि अब ना 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे, है ना। तो हुआ क्या, यहाँ पे लड़की के पास जाकर उसने ये सारी बातें बता दी। तो लड़की ने ना शर्त रख दी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। ठीक है, लौनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब उन्होंने बोला कि अब रेत की रस्सी कौन बना सकता है, कोई बना थोड़ी सकता है। तो उन्होंने जानबूझकर ये शर्त रखी। तो फिर उस लड़की ने बोला कि मेरी भी शर्त है कि अपने फादर को बोलना कि वो रस्सी ना, अपने पिताजी को बोलना कि रस्सी वो गले में पहने। ठीक है, तो लौनपोगार को लगा कि रेत की रस्सी कौन ही बना पाएगा, तो वो बिना सोचे समझे उनकी सारी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई। ठीक है, अगले दिन क्या करा, लड़की ने ना 9 हाथ की लंबी रस्सी ली और उसको सील पर रख दिया पत्थर की, और उसको जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रस्सी तो पूरी जल गई थी लेकिन जो रस्सी की शेप थी ना वो वहीं पे रह गई, वो उसी के अकॉर्डिंग एक राख बन गई। इसे वह सील समेत लौनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब उस लड़की ने क्या किया, उसे जो सील था ना, पत्थर था, उसको ले गई और बोलती है कि लौनपोगार के पास ले जाती है और बोलती है कि अब आप इसे पहनिए। लौनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए कि ये कैसे हो गया। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। ऑब्वियस है ना, कि आप राख की रस्सी को उठा थोड़ी सकते हो, तो राख है वो तो फिसल जाएगी हाथ से, है ना। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो देखा आपने कि जो लड़की मतलब लौनपोगार थे वो कितने चालाक थे, लेकिन फिर भी लड़की की समझदारी देखकर उनकी सारी की सारी समझदारी जो थी वो धरी रह गई।
बिना वक्त गवाए लॉन्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। ठीक है, और मतलब कि बिना टाइम वेस्ट करे लॉन्पोगार ने बोला कि तुम मेरे बेटे से विवाह कर लो, है ना। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ना ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए।